Hello everyone. Today is a special significance for my own life. As a teacher, I completed 7 years. फॉर्मल रूप से जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो 7 इयर्स हो चुके हैं। 2017 में 6 फरवरी 2017 को हमने एज ए टीचर के रूप में स्टार्ट किया था। तब मैं मार्टिन आईएएस से जुड़ा हुआ था। हम लोगों ने हम थे, एक हमारे और फ्रेंड जो असिस्टेंट कमांडेंट रह चुके थे हमारे साथ, वो कुछ और लोग थे, उसको स्टार्ट किया था। विद पासेस ऑफ टाइम लॉट ऑफ थिंग्स चेंज हुए और तब से मैं कंटिन्यूअस आप लोग को गाइड कर रहा हूँ। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, कुछ हैं वो चल रहे हैं, वो अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे हैं जो इस जर्नी में सेलेक्ट ना भी हुए। तो एवरी टाइम एज ए टीचर के रूप में मुझे भी बहुत सारी चीजें आप लोग से लर्न करता रहता हूँ, मैं भी लर्न करता रहता हूँ। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस जर्नी। इनफैक्ट यदि मैंने जो बोला कि 7 इयर्स आज कंप्लीट हुए, उससे पहले भी 2016 में जब मैं सीआरपीएफ में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट था, तो वहाँ मैंने सीआईटी सिलचर मींस काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल सिलचर वहाँ पे स्टार्ट किया था। क्योंकि वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में जो पर्सन सीआरपीएफ के आते थे, तो उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था, इंडक्शन ट्रेनिंग इनिशियली 4 वीक्स के हुआ करते थे, फिर कुछ टाइम 3 वीक्स के, कि जो भी पर्सन आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, बिफोर ज्वाइनिंग एक्चुअल ड्यूटी दे शुड बी फेमिलियराइज्ड विद द एरिया। समटाइम ये होता था कि पहले उन्होंने उनको ज्वाइन करा दिया गया, फिर जैसे जैसे ट्रेनिंग सेंटर में जगह मिली तो उन्हें इंडक्शन कराया जाता था कि नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर, किसी भी प्लेस में आप रहते हो तो वहाँ के कल्चर को जानते हो, जानना चाहिए, वहाँ के लोगों को, वहाँ के रीति रिवाज को, वहाँ के टेरेन को, वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ के जलवायु को, वहाँ के पीपल को एज ए होल जानना होता है। आप कहीं भी जाओ, एज ए आप असिस्टेंट कमांडेंट जब ज्वाइन करते हो, तो आपको कहीं भी सर्व करने के लिए, इवन आउटसाइड कंट्री भी आपको सर्व करने का मौका मिलता है। सबको नहीं, कुछ को मिलता है। तो जहां भी हम होते हैं वहां के लोगों के बारे में हमें जानना चाहिए। तो ये एक वीडियो, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत सारे इसमें से एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आप लोग से मिला, ये एक कंटिन्यूटी में से चल रहा है। अ, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इस जर्नी में हमारे साथ कभी रहे हैं, और कुछ हैं, और कुछ और आगे जुड़ते चलेंगे। सब टाइम लाइफ में क्या होता है कि आप किसी एक पर्सन से हमेशा जुड़े नहीं रह सकते हो। होता क्या है कि हर आदमी डिफरेंट डिफरेंट फेज के लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से गुजरता रहता है। जैसे जब मैंने 7 इयर्स पहले एज ए टीचर के रूप में स्टार्ट किया, तो इनिशियली कुछ लोग जुड़े, तो कुछ लोग आज भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं कि उनसे कम कम्युनिकेशन हुआ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे ऑलमोस्ट बंद हो गया। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उन्हें भूल जाते हो, लेकिन विद टाइम पासेस हर की लाइफ अपने अपने तरीके से चलते रहती है। आप लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, आपके आप नए फ्रेंड्स बनते हैं, कुछ पुराने बिछड़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज ए टीचर इनिशियली देखा जाए तो फ्यू कैंडिडेट्स जुड़े हुए थे। धीरे धीरे ये परिवार बढ़ता गया। जैसे जैसे परिवार आपका बढ़ता जाता है एज ए टीचर के रूप में, तो आप सबसे रेगुलर रूप से, फ्रिक्वेंट रूप से कनेक्ट नहीं रह सकते हो, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। जब इनिशियली 2 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तो सबको पर्सनल रूप से ट्रैक करना, आज के डेट में धीरे धीरे बहुत सारे लोग हो गए, तो सबको आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। फॉर्चुनेटली मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक ऐसे टाइम में हूँ जहाँ मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी रहूँ, आप सब लोगों से जुड़ा हुआ रहता हूँ जिन्हें जरूरत होती है। अब जो कैंडिडेट्स स्पेसिफिक रूप से मेरे से जुड़ते हैं, तो कुछ का होता है कि ठीक है, अब हम सेलेक्ट हो गए, हम अपनी लाइफ अपने टर्म्स कंडीशंस पे जी रहे हैं, वहाँ की इंगेजमेंट, वहाँ की लाइफ, तो फिर कुछ से कम्युनिकेशन कम हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जिससे कंटिन्यूअस चलता रहता है, वो जॉब में भी होते हैं तब भी, लेकिन फ्रिक्वेंसी वो कमता है। हम ऐसे टाइम में हैं जहां इंडिया के हर पार्ट, इवन जैसे मैं देखता हूं कभी कभी, तो कुछ फॉरेन कंट्री हैं, वहां भी कुछ लोग हैं, वीडियोस देखते हैं, कभी कभी कुछ जैसे हमारे जानने वाले बाहर कभी होते हैं, कभी कुछ रैंडम, क्योंकि आपके पास
एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, यूट्यूब से जुड़े हुए रहते हो डिफरेंट सोशल मीडिया से, तो न तो इसका स्पेस का कांस्टेंट है और न टाइम का कांस्टेंट है, इन द सेंस है कि कोई भी किसी टाइम, जिस समय आप सोए हुए हो तब भी आपसे एक तरह से इनडायरेक्ट वे में कम्युनिकेशन चल रहा है, कोई आपके वीडियो को देख रहे हैं। तो जो मैंने जर्नी स्टार्ट की 7 ईयर्स पहले एज ए टीचर के रूप में, और फॉर्चुनेटली इलाहाबाद शहर से, प्रयागराज से, आज भी मैं उस शहर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं रेगुलर रूप से जाता रहता हूँ। इनफैक्ट आज भी मैं फ्रेंड्स के साथ फ्लैट शेयर करता हूँ। जब जब जाता हूँ तो कुछ दिन के लिए रहता हूँ। ठीक है, मैं रहूँ या ना रहूँ, उस शहर से हमारा चल रहा है नाता। कब तक चलेगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चल रहा है। इवन फिजिकल रूप से बहुत कम ही जाऊंगा किसी टाइम। आज की डेट में तो मैं जाता रहता हूँ, मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ फ्लैट भी रखे हुए हूँ, एज ए रेंट पे करते हैं हम लोग। तो लेकिन ना भी रहेगा फ्रिक्वेंट विजिट, तभी एक वो सो जहां से आपने जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो आपके दिमाग में होता है। इलाहाबाद वो शहर है, प्रयागराज आज की डेट में हो गया वो शहर है जहां इंडिया में पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम स्टार्ट हुआ 1922 में, 1922 में। आप ये जानते हो कि जो मैकॉले के मिनट्स ऑफ मीटिंग के अनुसार, वो सिविल सर्विसेज में इंडियंस के लिए भी एक तरह से ओपन किया गया कि 1954 में जो कमेटी बना कि हाँ अब जो है इंडियंस को भी, और एक तरह से जो इनिशियली सिविल सर्विसेज था तो वो पैट्रोनेज बेस्ड सिविल सर्विसेज था। तो पैट्रोनेज बेस्ड सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती थी कि फ्यू लिमिटेड पीपल को अपने इंटरेस्ट के अनुसार उनको सेलेक्ट करते थे। फिर ये हुआ 1854 में कि अब जो है ये पैट्रोनेज बेस्ड ना हो करके और ये मेरिट बेस्ड होना चाहिए, मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज होना चाहिए। उसी क्रम में आप जानते हो कि जो पहले थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो क्वालिफाई हुए, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे होता गया, लेकिन इनिशियल में जो था कि वो एग्जाम जो होता था वो इंग्लैंड में होता था। इसका एक कारण था कि थ्योरेटिकली तो वो उन्होंने अलाउ कर दिया कि इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो चाहते थे कि नहीं हो। तो एक तो यहाँ से लंदन जाना सबके बस की बात नहीं होती थी। दूसरा, उन लोगों ने सिलेबस ऐसा रखा था, लैंग्वेज ऐसे रखे थे कि इंडियन कम से कम सिलेक्ट हो। उसके बाद एज जो है डिफरेंट टाइम पे थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन रफली जो था, सपोज 18 ईयर्स मिनिमम और 23 ईयर्स मैक्सिमम। आज सोचो कि यदि 23 ईयर्स मैक्सिमम कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो इनिशियल टाइम में अवेयर नहीं थे, उनके लिए शायद जब तक अवेयर होंगे तब तक उनका एज खत्म हो जाएगा। ये सिचुएशन था। धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ी। तो मैं ऑलरेडी बताया कि मैंने उस शहर से स्टार्ट किया। विद टाइम पासेस ए लॉट ऑफ चेंजेस देखने को मिले, ए लॉट ऑफ चीजें हमने अपने लाइफ में भी चेंज किया, और कुछ चीजें चेंज हुई। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनिशियली जब हम स्टार्ट किए थे तो एज ए मार्शियन आईएएस के रूप में स्टार्ट किए थे। तो 2017 के जो एग्जाम्स थे, डिफरेंट एग्जाम्स जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम, फिर उसके बाद यूपीपीसीएस का एग्जाम्स, और ये सब जो भी उनके पीसीएस के और कुछ एग्जाम्स, आरओ एआरओ और इस टाइप के हैं। तो 2017 में हमने असिस्टेंट कमांडेंट में अनफॉर्चुनेटली हमें कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस साल हमने स्टार्ट ही किया था। फिर 2018 आया, तो 2018 में भी हमने अच्छे जो रिटेन टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाया, टेस्ट सीरीज वगैरह, तो वो मार्चियन आईएएस के बैनर के तले। लेकिन 2018 में फिर हमने बाद में एज मार्चियन आईएएस जो भी हमारे और साथ थे तो उसमें से जॉब हो गया, तो वो लोग चले गए। फिर जैसे अभी आज की डेट में हम लोग जो जुड़े हुए थे, तो उसमें से जैसे एक यूपी में वो उनका हो गया है तो वो वहाँ जॉब कर रहे हैं। एक सर हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं। लेकिन फिर मेरा पैशन था, मुझे टीचिंग का ये, तो मैं करता रहा। ऐसा नहीं है कि मैं डिफरेंट टाइम्स पे मैं खुद ही एग्जाम्स वगैरह, डिग्रीज वगैरह सारी चीजों को करता रहता हूँ, क्योंकि एक ये जर्नी में लर्न करता रहता हूँ। लेकिन टीचिंग जो है वो एक मेरी पैशन है। तो 2018 में देखा जाए तो टोटल 7 कैंडिडेट्स जो है वो उनका सिलेक्शन हुआ, जो कुछ उसमें से द मार्चियन से भी जुड़े हुए थे। और फिर बाद में मैंने जब केन स्टडीज स्टार्ट किया, तो आज आप वर्तमान समय में देख रहे हो, तो केन स्टडीज को 2018 में ही हमने स्टार्ट किया है।
तो उस ईयर में 7 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए, उसमें से अंकुश सिंगला जो कि इनिशियल टेस्ट सीरीज में हमारा टेस्ट जो है वो देते थे, तो उनका 193 रैंक आया। फिर उसके बाद घेवर राम, उनका 229 रैंक आया था। फिर अमित, अनफॉर्चुनेटली अमित ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि अमित का जो है हरियाणा पुलिस में डीएसपी हो गए, वो जेल डीएसपी हैं, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उनका भी सिलेक्शन हो गया था, तो 274 रैंक आया। फिर संदीप कुमार, वो भी हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट थे, फिर इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह ये किया, तो वो उनका 284 रैंक था। तो फिर उसके बाद रक्षा राम मिश्रा, इनका रिजर्व लिस्ट में आया। इलाहाबाद में मैं इनको एक तरह से चंद्रशेखर आजाद पार्क में कुछ टाइम उनको गाइड किया, बैठा करके कभी कभी पार्क में कि हाँ आप आइए यहाँ इस टाइम में, और कुछ लोग कई थे उसमें से, ठीक है। तो उनका फिर सिलेक्शन हो गया, तो वो भी सीआरपीएफ ज्वाइन किए और अपना जॉब कर रहे हैं। फिर अजीत वर्मा, उनको भी इलाहाबाद में गाइड किया। फिर अजय कुमार सोनकर, तो वो हमारे क्लासरूम स्टूडेंट भी थे, टेस्ट सीरीज लिखते थे, फिर इंटरव्यू वगैरह के लिए गाइडेंस दिया, तो उनका फिर रिजर्व लिस्ट में आ गया। फिर 2019 पूर्ण रूप से वो वक्त था जब उसका इंटरव्यू होने लगा, तो कोविड 19 पैंडेमिक, इनफैक्ट ऑनलाइन का जो रियल में देखा जाए तो बिफोर जब हमने स्टार्ट किया था तो चीजें ऑफलाइन में इलाहाबाद में सेंटर पे होता था, वहाँ बुला करके स्टूडेंट्स को क्लासरूम में गाइड करते थे। लेकिन फिर लॉकडाउन और ये सिचुएशन, और फिर जब मैंने केन स्टडी स्टार्ट किया तो मेरा मेन टारगेट था कि मैं ऑनलाइन में चीजों को गाइड करूं। इसका कारण क्या है कि ऑफलाइन में जब हम किसी चीज को करते हैं तो हमारे लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक बड़े से हॉल लीजिए, ऑफिस लीजिए, उसके रेंट आपको हर मंथ पे करना है। फिर उसके बाद आपको स्टाफ रखने हैं, बेंच डेस्क चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डिफरेंट कम्युनिकेशंस चाहिए, सारी चीजें। तो मैं जब गाइड करता था तो उस ढंग से नहीं कि मुझे पैसे की बहुत ज्यादा मैं डिमांड भी नहीं करता था। इनफैक्ट 2019 वगैरह में देखो तो मैं कोई चार्ज नहीं करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता था। लेकिन जब आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप रखोगे, क्लासरूम रखोगे, ऑफिस रखोगे, सारी चीज को, ऑफिस बॉय को रखोगे और स्टाफ को रखोगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ऑनलाइन में मैं चीजों को जब गाइड करने लगा तो मुझे स्टूडेंट से चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। इनिशियल टाइम में 2019 में आप देखोगे तो हाँ, कुछ एक दो कैंडिडेट थे, उन्होंने खुद से कुछ सेलेक्ट होने का, मैंने उस समय बोला था कि सेलेक्ट होने के बाद यदि आपको मर्जी है तो आप पे करो, नहीं है तो नहीं करो। कोई तो कुछ ऐसे कैंडिडेट थे कि सर क्यों नहीं, आप मेहनत करते हो तो आपको लेना चाहिए। मैंने बोला नहीं ठीक है, आपको लगता है यदि आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद यदि आपको लगता है तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो उसमें से फिर 2019 हुआ तो उसमें तो टोटल 11 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए, जिसमें से कई कैंडिडेट्स थे जिनका रिजर्व लिस्ट में फिर आया। जैसे एक शुभम जायसवाल हमारे थे, वो इनिशियल जब हमने स्टार्ट किया था तब से ही जुड़े हुए थे, लेकिन 2018 में भी इंटरव्यू दिया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। 2019 में भी इंटरव्यू में दिया उन्होंने, तो मेन लिस्ट में नहीं आ पाया था, लेकिन रिजर्व लिस्ट में फिर उनका आया। उसके पहले उनका और कुछ सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो एनीवे एज ए गेस्टेड ऑफिसर के रूप में असिस्टेंट कमांडेंट पे उनका सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट टाइम टॉप 10 में कोई स्टूडेंट रवि वर्मा इनफैक्ट फॉर्चुनेट रहा। 2019, 2020 एंड 21 ऑल थ्री बैचेज में जो हैं वो फर्स्ट रैंक, ये नाइन्थ रैंक जो कैंडिडेट जुड़े हुए हमसे थे, तो जैसे रवि वर्मा नाइन्थ रैंक आया। फिर प्रभात कुमार सिंह जुड़े, उनका 119 रैंक था। फिर आपके साहिल चिकारा 136 रैंक। फिर उसके बाद सुब्रांशु पांडे, फिर पी एस अविनाश, अमित कुमार गावा, और फिर हैं देवकी नंदन, विवेक राजन, शुभम जायसवाल, यतेंद्र बहादुर, ये सब जुड़े हुए थे, तो उनका सिलेक्शन। 2020 में फिर नाइन्थ रैंक रवि कुमार, और नाइन्थ रैंक इनफैक्ट रवि वर्मा 2019 में उनका नाइन्थ रैंक, और 2020 में रवि कुमार उनका नाइन्थ रैंक आया। फिर हिमांशु तिवारी, तो मैंने ऑलरेडी उनके बारे में भी बताया हुआ है कि वो भी इलाहाबाद से थे, वो एक डेडिकेटेड कैंडिडेट। लेकिन जब रिजल्ट नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था, लेकिन हुआ जब तो विद इन 3-4 मंथ्स उनका 3 प्लेसेस पे हो गया। तो फाइनली उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो और फिर उनका और भी 3 प्लेसेस पे सेलेक्ट हो गया। फिर और भी बहुत सारे थे, जैसे शुभम शर्मा, आपने उनका शुभम शर्मा का कॉपी देखा हुआ है, पेपर 2 में उनका वन ऑफ द बेस्ट था। और वो 2020 और 21 में भी वो रिटर्न क्वालिफाई थे, लेकिन 2020 में फिर सिलेक्शन हो गया। तो फिर राहुल 99th रैंक, फिर आप निधि चौधरी, उनका आप
देख चुके हो उनके मॉक इंटरव्यू, और फिर उनके साथ मैंने कुछ सेशंस रखे थे। और यस मेघनाथन, विशाल भारद्वाज, उनके भी कॉपी मॉक इंटरव्यू ये सब आप देख चुके हो। सत्यम मिश्रा 2020 में भी सेलेक्ट हुए, लेकिन 2020 में सेलेक्ट होने के बाद उनका जो डॉक्यूमेंट वगैरह में यानी कि जो विद इन टाइम का बना हुआ कुछ नहीं था, तो इस वजह से 2020 वाला उनका जो है रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया। फिर 21 में उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन 21 में भी उन्होंने 21 के बैच का जब उनकी ज्वाइनिंग आई तो उसके पहले ही वो यूपीपीसीएस के जॉब से ज्वाइन किए हुए हैं। तो बोला कि ठीक है सर, देखता हूँ अभी, जरूरत हुआ तो मैं नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करूंगा या फिर मैं अपना ये करता हूँ। फिर 21 बैच में देखोगे कि बहुत सारे ये रिजल्ट हुए। इनफैक्ट टॉप 10 में 4 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि जिनका सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 3 हमारे पेड स्टूडेंट थे और 1 जो है नॉन पेड। देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं ऑलरेडी बोला ना कि इनिशियल फेज में तो मैं पैसे किसी से लेता भी नहीं था, लेकिन आज के डेट में मैं पैसे चार्ज करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं पे करते हो तो आपको मैं गाइड नहीं करता हूँ, यस मैं सबको करता रहता हूँ। लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया ना, जैसे जैसे आपका फैमिली है, जैसे जैसे आपके स्टूडेंट्स बढ़ते जाते हैं, तो आपके पास लिमिटेड टाइम होते हैं, तो उसी टाइम में शेयर करना पड़ता है। तो कुछ स्टूडेंट पेड वाले होते हैं, कुछ नॉन पेड वाले। तो फॉर्चुनेटली 21 में का बेस्ट रहा कि पेड वाले टॉप 10 में 3 हैं, एक है नॉन पेड वाले। तो जैसे 6 रैंक है, 7th रैंक है, 9th रैंक है, 10th रैंक है, फिर उसके बाद 16th रैंक, 21st रैंक, 25th रैंक, 26th रैंक, कहीं ना कहीं ये सब जुड़े हुए हैं। 28th रैंक, 30th रैंक, 40th रैंक, 45th रैंक, 50th रैंक। मीन्स देखा जाए तो सब मिला करके यदि 13 ऐसे हैं जो टॉप 50 में हैं, उसमें से कुछ जो है नॉन पेड वाले हैं लेकिन हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ गाइडेंस लेते थे। टोटल यदि हम देखते हैं तो 21 एक तरह से मोस्ट चैलेंजिंग ईयर था कि उसमें से 171 सीट्स ही थे। इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में इधर 21 में सीट्स लोएस्ट थे, 151 टोटल। तो 151 में से सॉरी 171, ठीक है, इनिशियल में 151 लोगों का मेन लिस्ट में दिया गया था, फिर उसके बाद 19 बाद में दिया गया। तो टोटल 170 या 71 जो भी है, 171 सीट्स थे, तो उसमें से 30 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। और 21 जो है गर्ल्स के लिए वर्स्ट ईयर रहा। इसमें से देखोगे सिमरन बाला सिर्फ सेलेक्ट हो पाई, तो हम फॉर्चुनेट कि वो मेरी स्टूडेंट है, मेरे से जुड़े हुए हैं, अभी ट्रेनिंग वो कर रही हैं। फिर 22 आया, तो 22 में देखा जाए तो टोटल हमारे 233 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया। उसमें से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कुछ पेड और नॉन पेड मिला करके 37 कैंडिडेट्स जो हैं वो हमसे जुड़े हुए। तो अब तक हम यदि देखें तो 96 रिजल्ट एक तरह से 2018 से 96 ऐसे जिनके बारे में मैं जानता हूं कि वो हमसे कभी ना कभी जुड़े हुए हैं और उनका रिजल्ट हुआ। उसमें से कुछ कैंडिडेट जैसे 96 में से एक दो कैंडिडेट, जैसे मैंने बोला सत्यम मिश्रा, तो उनका 20 में भी रिजल्ट हुआ और 21 में भी। तो 20 वाला कैंसिल हो गया, तो 21 में उनका एक तरह से फाइनल माना जाए। फिर और हैं एक हैं ऐसे जिनका 21 वाले में रिजर्व लिस्ट में आया, लेकिन 22 में उन्होंने अच्छा रैंक ले आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये मतलब इस ढंग से चलते रहती है। तो जो मैं एक ये जर्नी स्टार्ट किया हूँ, उसमें से मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उन्हें मैंने करवाया, नहीं। ये उनका अपना मेहनत है। जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना मेहनत किया, और उस मेहनत में हम एक बस पार्ट थे, हमने गाइड किया। वो जो जैसे कहते हैं ना कि एक बीज है, तो उस बीज में पोटेंशियल है पेड़ बनने का, ट्री बनने का, प्लांट बनने का, उस बीज में ही संभावना है। लेकिन वो बीज को आप रूम में रख दोगे, कमरे में रख दोगे, एक थैले में रख दोगे, तो वो वृक्ष नहीं बनेगा। उस बीज को उचित स्थान पर डालना होगा, उस बीज में उचित रूप से पानी देना होगा। तो कहीं ना कहीं मेहनत उनका था, पोटेंशियल उनका था। उस जर्नी का एक मैं छोटा सा पार्ट रहा। किसी के लिए जर्नी में मैं लंबा पार्ट रहा, किसी के लिए मैं छोटा पार्ट रहा। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं और मुझे पता नहीं होता है कि वो हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही हमने सपोज करो ये हम वीडियो बना रहे हैं, अपलोड इसको कर लेंगे, तो मुझे नहीं पता होगा ना कि एग्जैक्टली कि कौन कौन देख रहे हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए रहते हैं, कि डायरेक्टली आपको मैसेज नहीं करते हैं कि सर मुझे ये समस्या है। कुछ चीजें बहुत सारे जब मैं रेगुलर रूप में करता रहता हूँ,
तो उन्हें उनसे ही अपडेशन मिल जाता है। कुछ लोग होते हैं कि डिफरेंट चीज़ों के अपडेशन से जुड़े हुए रहते हैं, कुछ होते हैं कि ठीक है कुछ प्रोग्राम हमने ये किया तो उसमें वीडियोज अपलोड किए पब्लिक में, तो उसको देखते हैं और उससे उनका क्लियर हो जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जब सिलेक्शन हो जाता है तो वो बताते हैं कि सर थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। तो मुझे लगता है मैंने तो इन्हें डायरेक्ट गाइड नहीं किया, तो आपके वीडियोस ने काफी हेल्प किए, आपने जो टाइम टाइम पे। कुछ ऐसे होते हैं जब टेस्ट वगैरह या क्वेश्चंस वगैरह जब मैं देता हूँ तो उनको लगता है कि ठीक है हमें उनसे फायदा हुआ उससे, तो वो करते हैं। एक जो 7 इयर्स लाइफ में इस वजह से भी इंपॉर्टेंट होता है, वो जो कहते हैं ना कि लाइफ 7 इयर्स में एक साइकिल चलता है। इनफैक्ट 7 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप देखोगे कि जो डेज हैं हमारे 7 हैं, साइकिल में हमारा चलता रहता है। मंडे से लेकर के सैटरडे संडे हुआ, संडे के बाद फिर मंडे आया। फिर जैसे हम ये कहते हैं ना कि जो हमारे शरीर हैं उसमें 7 चक्र हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं इस जर्नी में या जीवन के जर्नी में मैंने ओशो से बहुत कुछ सीखा। ओशो जिनका ओरिजिनल नाम रजनीश मोहन चंद्र जैन है। तो रजनीश मोहन चंद्र जैन यानी उन्हें आचार्य रजनीश या फिर ओशो पॉपुलरली कहते हैं। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और इनफैक्ट मैं बहुत छोटा था तब से ही उनकी फिलॉसफी पढ़ता रहा, आज भी मैं पढ़ता हूँ। पहली बार जब मैं क्लास थर्ड का स्टूडेंट होऊंगा तब से मैं पढ़ना शुरू किया उनको, तब उस समय कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन जब मैं 10th पास किया तो उस समय से फिर मैं रेगुलर उनसे अटैच्ड हूँ जीवन में। मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं आया कि जब मैंने उनको नहीं पढ़ा। हाँ कभी कभी होता है कि 2 4 6 महीने 1 साल छोड़ दिया, फिर उसके बाद क्योंकि कुछ कभी कभी आप ऐसे टाइम में बिजी होते हो कि आप उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हो। लेकिन फिर मैं उनसे स्टार्ट करता हूँ चीजों को। तो वही ओशो कहते हैं, आचार्य रजनीश कहते हैं कि जो हमारा लाइफ होता है, जैसे उनके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्री मूवी ये सब बना हुआ है, तो उनमें बोलते हैं कि 7 इयर्स में लाइफ चेंज होता है। तो यदि हम 7 इयर्स बैक लें तो 7 इयर्स बैक में यानी कि 7 इयर्स से मैं कंप्लीट टीचर हूँ, तो यानी कि आज जो है मैं कंप्लीट वो जो हमारा बॉडी था, वो जो शरीर था टीचर के बिफोर वाला, वो खत्म हो चुका है। और कंप्लीट जो टीचर वाला है ये कब तक ये चलता रहेगा। मैं इस ऐसे देखो, मे बी मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि मैं जीवन भर फॉर्मल टीचर के रूप में, और फॉर्मल टीचर का मेरा वो नहीं है कि मैं सुबह क्लास जाऊं। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में आप टीचर होते हो, या फिर प्राइवेट में किसी स्कूल में टीचर होते हो, या किसी कोचिंग में आप एज ए एम्प्लॉय के तौर पे वर्क करते हो, तो हाँ फॉर्मल रूप से आपको सपोज 10 AM से आना है, फिर शाम में 6 PM तक रहना है, या फिर स्कूल में जिस ढंग से, तो मैं फॉर्मल टीचर तो उस ढंग से नहीं हूँ। लेकिन मैं अपना मैं सारा जो मैक्सिमम टाइम है, सारा तो नहीं दे सकते हो क्योंकि अपने लिए पर्सनल के लेवल पे भी लर्निंग के लिए फैमिली और अदर चीजों को टाइम देते हैं। लेकिन यदि मैं जीवन भर टीचर बना ही रहूंगा किसी भी फॉर्म में, इनफॉर्मल वे में, तो ये जो टीचर्स वाला जो चीजें हैं 7 इयर्स पहले जो हमने एक तरह से कुछ टाइम मैं जॉब में रहा, तो वो सारी चीजें फिनिश होकर के ये कंप्लीट जो है हमारा बॉडी माइंड जो है वो टीचर के लिए ही। जस्ट मैं ये इस वजह से बता रहा हूँ कि मैंने ओशो का नाम लिया क्योंकि हर चीज को जो हम बोलते हैं 7 इयर्स में के साइकिल में हमारा बॉडी चेंज करता है। तो ये तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि प्रैक्टिकली मैं बता सकूं कि हाँ चेंज होता है। तो मैंने ओशो का नाम इस वजह से लिया है। वो जो कहते हैं ना कि जो इंडियन वे ऑफ लर्निंग है उसमें एक टर्म ज्ञान मीमांसा होता है जिसको इंग्लिश में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी में जो होता है कि जो इंडियन फिलोसफी है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है, तो वो कुछ एक मानते हैं। जैसे आपके चारवाक हैं वो सिंगल मानते हैं, सिंगल वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो उसमें परसेप्शन, तो परसेप्शन को तो सभी मानते हैं। तो परसेप्शन एक होता है, एक इन्फेरेंस होता है। परसेप्शन परसेप्शन का मतलब प्रत्यक्ष रूप में जो कुछ हम देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप में है, ठीक है। एक आपका होता है इन्फेरेंस, अनुमान, कि किसी चीज को कहते हैं ना कि वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, तो ये हम अनुमान अपना लगाते हैं, ठीक है। फिर आपका एक कंपैरिजन होता है किसी चीज से, कुछ चीज को आपने देखा नहीं लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन आपको पता है, तो आप अनुमान लगा लेते हो, सॉरी कंपैरिजन कर लेते हो, ठीक है ना, कंपैरिजन कर लेते हो। फिर एक वर्बल टेस्टिमोनी एक उसमें होता है, तो ये किसी पर्सन का, नॉलेजेबल पर्सन का शब्द जो होता है तो लगता है हाँ वो हमारा नॉलेज है। एक आपका पॉस्टुलेशन होता है और एक नन कोग्निशन होता है। तो ये 6 जो वे हैं कि नॉलेज प्राप्त करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप खुद से प्रैक्टिकल करके नहीं कर सकते हो। जैसे एज ए टीचर के रूप में यदि आप कुछ कह रहा हूँ तो मेरे लंबे एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे 6+ और 7+ ईयर
से तो मैं आप लोग को एक तरह से गाइड कर रहा हूँ। उसके पहले भी मैंने बताया कि मैं CIT सिलचर में था, तभी से मैं कर रहा हूँ। और उसके पहले भी जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तभी से इनफॉर्मल वे में स्टूडेंट्स को जिसको हो सकता है वो गाइड कर रहा था। तो एवरी टाइम आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, तो जो भी मेंटोर हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, कोच हैं, तो उनके ऊपर वो बिलीव करते हैं कि यस, ये जो बोल रहे हैं, ये टीचर जो बोल रहे हैं, ये सर जो कह रहे हैं, वो जो है हम हमें उसे मानना चाहिए। इनका टाइम टेस्टेड चीज है, तो इस पर हम मान सकते हैं। हाँ, मानने का ये मतलब नहीं है कि कंप्लीट 100%, लेकिन कुछ चीजें जब ये कह रहे हैं तो ऐसा है। अब एक 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स आपने जैसे वन बैच को स्टूडेंट को गाइड किया, तो क्या है एज ए टीचर के रूप में, जैसे जब मैं 2017 में पहली बार फॉर्मल रूप से जब गाइड करना स्टार्ट किया एज ए असिस्टेंट कमांडेंट को, और या सिविल सर्विसेज UPPCS वगैरह को, या फिर कुछ सिविल सर्विसेज UPSC वाले को, या फिर RO ARO और डिफरेंट एग्जाम्स के, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें आइडिया नहीं थी। जब मैं क्वेश्चन पेपर बनाने लगा तो बहुत सारी चीजें लर्न किया। फिर जब मैंने देखा कि यस, जो मैं कुछ कर रहा हूँ कहीं ना कहीं वो एक्चुअल एग्जाम से मैच करता है, मैं कुछ कैंडिडेट का कॉपी चेक कर रहा हूँ, और UPSC उस आधार पे मार्क्स दे रही है। सबका परफेक्ट तो वो नहीं आएगा, लेकिन वो तरीका चल रहा है, सही लग रहा है, तो फिर लगता हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही है। और ग्रेजुअली आप इंप्रूव करते जाते हो। ये इंप्रूवमेंट हमेशा चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। तो इस जर्नी में कि हाँ इन्होंने टेस्ट किया तो वो चल रहा है, और वो चीज को मैं कर रहा हूँ। अभी भी जैसे जो भी स्टूडेंट्स, जैसे इस बार 23 के कुछ इंटरव्यू देने वाले हो बहुत सारे कैंडिडेट, कुछ लोग हो 24 के लिए रिटेन का प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ लोग हो 25 में रिटेन दोगे, तो जो 23 का सपोज आप इंटरव्यू दोगे, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो सक्सेस हैं उसमें से n नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनके मैंने मॉक इंटरव्यू, कुछ के साथ जूम सेशन हमने ये किया लाइव में, कुछ के साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसके एक्सपीरियंसेस ये मैं आप लोग को शेयर करता रहता हूँ। तो जो भी कैंडिडेट्स 23 में इंटरव्यू में हो, किसी को लगता है कि यस हमें सर को ज्वाइन करना चाहिए, हमें सर से गाइडेंस लेना चाहिए, ऑलरेडी बहुत सारे हैं जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत सारे इनफॉर्मल रूप से जुड़े हुए हैं, तो फॉर्मल रूप से लगता है कि हाँ हमें कुछ फायदा हो सकता है, हमें कुछ इससे बेनिफिट हो सकता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये इस जर्नी में आप सीखते हो, और उससे ज्यादा मैं सीखता हूँ। आई एक्सेप्ट हम्बली कि मैं उससे ज्यादा सीख रहा हूँ। एक टाइम जब मैं खुद ही गांव में सरकारी स्कूल से पढ़ के आया, तो एक तो UPSC के किसी एग्जाम में क्वालिफाई करना एक ड्रीम होता था। तो जब मैंने क्वालिफाई किया तो मुझे लगा नहीं, जब मैं कर सकता हूँ तो और बहुत सारे लोग कर सकते हैं। और आज मैं फॉर्चुनेट हूँ कि 100+ स्टूडेंट्स हैं जो UPSC के डिफरेंट एग्जाम, ऑब्वियसली मेजोरिटी मैं अपना एनर्जी जो है असिस्टेंट कमांडेंट में आज की डेट में लगाता हूँ। फिर कुछ जैसे होते हैं, मेरा जो बे है वो इंडिविजुअल 1 to 1 ज्यादा है। मैं 1000 के ग्रुप में फिलहाल कोई ऐसा नहीं काम कर सकता हूँ। मुझे ये लगता है कि 1 to 1 या 10, 20, 30, 50 वन टाइम में उनको ज्यादा बेटर तरीके से कर सकता हूँ। और वैसे भी जैसे खास करके जब इंटरव्यू के लिए आप होते हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरव्यू 1 to 1 है। हर कैंडिडेट का DF अलग अलग है। इवन बहुत बार दो भाई सेम साथ में इंटरव्यू देते हैं, तो ऐसे बहुत बार होते हैं, या फिर दो फ्रेंड हैं, तो क्या दोनों में सिमिलरिटी नहीं, कुछ ना कुछ आप में अलग होगा। तो 1 to 1 में मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ। तो उसमें से लगता है यस कि जुड़ना चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस यदि आपको काम आ सकते हैं तो आपको उसको लेना चाहिए। और मैं ही नहीं, आप कहीं भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ से एक्सपीरियंसेस, तो दूसरे से एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरी पर्सन यूनिक है, और इस वजह से मेरा भी रास्ता जो है यूनिक है। लॉट ऑफ टाइम मैं जब देखता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन करता हूँ, तो बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं। तो कभी कभी हमारा कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ लंबे समय से, किसी के साथ 15 ईयर्स, किसी के साथ 18 ईयर्स से फ्रेंडशिप चल रही है। हाँ देखो, गांव के जो फ्रेंड होते हैं तो वो बचपन के वो बाय डिफॉल्ट होते हैं कि गांव में हम एक साथ पले बढ़े, एक गांव में स्कूल में गए, तो उनसे नेचुरल हो जाती है। लेकिन जब हम बाहर, जैसे ही सपोज 10th के बाद आप कहीं बाहर जाते हो, मैं भी 10th के बाद एक तरह से मैं वैसे देखा जाए तो मैं
8th क्लास के बाद ही घर से बाहर रहने लगा। फिर धीरे धीरे करके मेन एक्चुअल स्टार्ट होता है जब आप 12th के बाद। तो फिर 12th के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज और डिफरेंट पीजी और डिफरेंट कोर्सेज में जब पार्टिसिपेट करते करते बहुत सारे फ्रेंड्स बने। तो उसमें से हर को मैं जब आज देखता हूँ, आज सोचता हूँ, तो हर अपने अपने तरीके से यूनिक वे में लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी अपने सबके यूनिक प्रोफाइल्स हैं। कोई डिजाइन में है, कोई अपनी कंपनी खोले हुए है, कोई फॉरेन कंट्री में है, कोई सिंपल भी कर रहा है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो कुछ बैंक सेक्टर में है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। तो एवरी पर्सन यूनिक है, हमें अपनी यूनिकनेस को पहचानना होगा। और लाइफ के जो भी हम स्ट्रेटजी बनाते हो, जो भी हम पाथ फॉलो करते हैं, वो उस यूनिक वे में होना चाहिए। हम एज ए पर्सन हैं, तो सफलता और असफलता, मेरी सफलता और असफलता का पैमाना हमारे आधार पे है, दूसरे के आधार पे नहीं है। जस्ट सोचो कि फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोग हो कि ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हो। मैं कभी था असिस्टेंट कमांडेंट में और मैंने उसे छोड़ दिया, या कुछ और जॉब थे मैंने ज्वाइन उसे नहीं किया, या बहुत बार मैं इंटरव्यू वगैरह दिया, कुछ जगह नहीं हुआ, इन नंबर ऑफ प्लेसेस पे दिया। तो मैं मेरी सफलता मैं अपने टर्म्स पे नापता हूँ, आप अपनी सफलता अपने टर्म्स पे। ये इस वजह से मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करने लगते हो उस एग्जाम में आप सफल नहीं होते हो। बहुत सारे पर्सन हैं जो कि आईएएस बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए। तो क्या उनकी जीवन असफल हो गया? नहीं। जैसे आप एग्जाम्पल लो, हमारे अभी जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि जब मैं सीआरपीएफ में था तो वो वीमेन रिलेटेड कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो सीआरपीएफ अकेडमी में आए हुए थे। तो उन्होंने वही बोला कि एक ऐसा टाइम था कि मैं भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करता था, जब इनफैक्ट राजनाथ सिंह जी उस टाइम ये करते थे जब किरण बेदी जस्ट सेलेक्ट हुई थी। तो बोले कि किरण बेदी उस समय देश के लिए आइकन थी, क्योंकि फर्स्ट महिला आईपीएस इंडिया में थी। तो बोले कि हमने ट्राई किया, नहीं हुआ। फाइनली ऑब्वियसली वो एक अच्छे जगह पे पहुंचे, पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाया, यूपी के सीएम रहे, फिर आपके गृह मंत्री रहे भारत सरकार के, होम मिनिस्टर रहे, अभी आज डिफेंस मिनिस्टर हैं। मायावती को देखो, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करती थी, अब कितना करती थी ये तो वो जानती हैं, लेकिन यूपी की सीएम बनी। बहुत सारे आप पर्सन, कुछ ऐसे टॉप के इकोनॉमिस्ट को लो, तो वो भी प्रिपरेशन कभी करते थे, सेलेक्ट ना हुए, उसके बाद फिर अपने अपने मुकाम पे पहुंचे। तो ये मत देखो कि हमारा सक्सेस और अनसक्सेस जो है, सक्सेस फेलियर किसी एक एग्जाम पर डिपेंड करता है। लाइफ में यदि आप अपने से नहीं हारते हो, आप अपने से यदि ये सोचते हो कि यस, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ और उस रास्ते पे चल रहा हूँ, और एक एग्जाम नहीं तो हम दूसरे एग्जाम में सक्सेस हो जाएंगे, दूसरे एग्जाम में हम सेलेक्ट हो सकते हैं, तो ये आपका फेलियर नहीं होता है, आपको मूव करते रहना, बिकॉज यू आर यूनिक। आप यूनिक हो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, कुछ एग्जाम्स दे रहे हैं, उसमें से आप एक यूनिक हो, आपकी यूनिक अपब्रिंगिंग है, आप यूनिक पर्सन हो। एक ही पेड़ दो, उसमें से हजारों पत्तियां हैं, क्या दो पत्तियां सेम है? नहीं है। तो आप उस यूनिकनेस को पहचानो। एटलीस्ट मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मुझे मुझे क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ता है, मुझे भी झेलना पड़ता है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हो जो कहते हो कि सर क्यों क्यों छोड़ दिया, जो उस चीज के लिए हम, हमारा पैशन है, हमारा एस्पायरेशन है, हमारा जुनून है, और आप उसे छोड़ दिए। ऐसा नहीं है, फैमिली में भी बहुत बार क्रिटिसिज्म होता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे से बहुत छोटे छोटे हैं अपने अपने फील्ड में सक्सेस। मैं बोलता हूँ सक्सेस का क्या पैमाना है? सक्सेस का क्या सिर्फ यही पैमाना है कि कोई सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट सेक्टर में कुछ पैसे कमा रहा है? नहीं, मेरे सक्सेस का पैमाना अलग है। आज मैंने बताया कि 100+ स्टूडेंट्स हमारे गैजेटेड ऑफिसर हैं, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट स्टेट्स में। ऑब्वियसली मैक्सिमम जो है एज असिस्टेंट कमांडेंट गैजेटेड ऑफिसर के रूप में, लेकिन बहुत सारे स्टेट में कोई डीएसपी हैं, कोई एसडीएम हैं, कोई दरोगा हैं, कोई मतलब दरोगा को एज ए मैं नॉन गैजेटेड इन द सेंस है कि एसआई के रूप में है, लेकिन वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो गैजेटेड ऑफिसर होंगे। तो वो हैं, या बहुत सारे इवन
मैं देखता हूँ। ऑब्वियसली हर पर्सन, मैंने बोला ना कि सफलता और असफलता वो अपने पैमाने पे होता है। कुछ ऐसे हैं जो कांस्टेबल हो गए, उन्होंने स्टार्ट किया था एज ए असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में, लेकिन परिस्थितियां उनके साथ नहीं रही और वो कांस्टेबल के रूप में ज्वाइन किया। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब उनसे मैं बात करता हूँ तो बोले क्या प्रॉब्लम थी, तो बोली सर देखिए, आई नो कि आपने जो कहा मैं उस पर वर्क कर रहा था, लेकिन हमारी फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि शायद वो अलाउ नहीं किया और मैं वहां चला गया। कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स हो गए, माई ऑन स्टूडेंट्स टीचर हैं, कुछ एज ए लेक्चरर हो गए हैं यूनिवर्सिटी में, कुछ हैं अभी जैसे बीपीएससी वगैरह में बहुत सारे टीचर हो गए, कुछ यूपी में हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से। तो सफलता और असफलता वो सबका अपना अपना पैमाना है। तो आप यूनिक हो उस ढंग से अपने को पहचानो और उसी ढंग से आपको मेहनत करना है। एक्स ने ये तरीका अपनाया, एक्स अलग पर्सन है और आप अलग पर्सन हो। आपका जो पर्सनालिटी है, आपकी जो कंप्लीटनेस है, वो एक्स बाई जेड से अलग है। एक्स बाई जेड का कोई सफलता का पैमाना है, वो आपका नहीं हो सकता है। हाँ, ये सही है कि हम किसी पर्सन को फॉलो करते हैं। कुछ अच्छे पर्सन हैं जिन्होंने अचीव किया, हम उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन हम वो नहीं हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को हर कोई फॉलो करता है, इन द सेंस कि कुछ ना कुछ फॉर्म में। लेकिन क्या कंप्लीटनेस में एपीजे अब्दुल कलाम को हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है? एपीजे अब्दुल कलाम जीवन भर अनमैरिड रहे। होमी जहांगीर भाभा, इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, वो भी अनमैरिड रहे। तो क्या हर कोई उनके कंप्लीटनेस को ये कर सकते हैं? नहीं। आप अपना मैरिज करोगे, अपने बच्चे रखोगे। उन्होंने कहा क्या मैं साइंस से मैरिड हूं, तो आप ये कह सकते हो? शायद नहीं। कैसे लोग हैं कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखो। महात्मा गांधी के अपने आइडियल थे, लेकिन वो यूनिक थे। जवाहरलाल नेहरू क्या कंप्लीट में महात्मा गांधी को माने? नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कंप्लीटली महात्मा गांधी को माने? नहीं। सबकी यूनिकनेस है। कुछ चीजें उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करोगे, लेकिन आपको अपना रास्ता खुद चुनना है। और मैं इस रास्ते को चुना हूं, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते जाते हैं। जब भी मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जब भी मुझे बताते हैं, कुछ को तो मैं खुद बताता हूँ कि हाँ तुम्हारा, बहुत बहुत बार ऐसे होते हैं कि किसी का रिजल्ट आ जाता है, सपोज रिजर्व लिस्ट में कभी कभी ऐसा होता है, खास करके मेन लिस्ट वाले के लिए तो सब इंतजार करते रहते हैं। कभी कभी रिजर्व लिस्ट जब आता है किसी एग्जाम में, तो मैं बोलता हूँ उन्हें मैसेज करके कि यस आपका सिलेक्शन हो गया, तेरा सिलेक्शन हो गया। तो बोलते सर मैंने तो ध्यान नहीं दिया था। कुछ कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हुआ कि मैंने बोला यार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। बोला सर कौन सा सिलेक्शन, मैं तो ऑलरेडी जॉब में हूँ। बोला ये एग्जाम जो तुमने दिया था उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। बोला सर ठीक है, मैं लेकिन ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो मैं जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे खुशी लगता है, चलो ठीक है। तो हर जब सिलेक्शन कैंडिडेट का होता है, तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि ये कैंडिडेट्स जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं। एवरी पर्सन, एक मैं स्टेटमेंट बीच बीच में बोलता रहता हूँ, एवरी पर्सन इज ए फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड एनवायरमेंट। पर्सन जो है वो अपने टाइम और इन्वायरमेंट का फंक्शन है। टाइम इन द सेंस कि आप जिस समय पैदा हुए, हम लोग 21st सेंचुरी में हैं। ऑब्वियसली मैं 20th सेंचुरी में पैदा हुआ, बहुत सारी चीजें 20th सेंचुरी में किया, फिर 21st। लेकिन अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जैसे 23 के कुछ एग्जाम जो इंटरव्यू दोगे, उसमें से बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो 2000 के बाद पैदा हुए। तो आप एक ऐसे टाइम में हो जहां टेक्नोलॉजी आपके लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर रही है। तो आप उस टेक्नोलॉजी से अवेयर हो, उसका लाभ उठा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी नुकसानदायक भी होता है। तो पर्सन जो है फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड एनवायरमेंट, अपने टाइम के आप फंक्शन हो। आप आज एक तरह से, मैं यदि इस टाइम में नहीं होता, मैं आज से 30 ईयर्स बैक, मैं लाइफ अपना जिस स्टेज के लाइफ में आज मैं हूँ, उस स्टेज के लाइफ में 30 ईयर्स बैक होता, तो आज मैं शायद ये ना कर रहा होता। आज मेरे स्टूडेंट्स इंडिया के हर स्टेट से हैं। कोई केरल का भी स्टूडेंट, जहां मैं नहीं जा पा रहा हूँ, वहां से भी जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु के हैं, जहां मैं कभी तो गया हूँ लेकिन रेगुलर वहां तो नहीं जा पाऊंगा ना, वहां से भी जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, और कुछ जगहों पे मैं रहा हूँ, कुछ जगहों पे मैं गया हूँ, कुछ जगहों पे नहीं गया हूँ, वहां से भी स्टूडेंट। तो जो एवरी पर्सन फंक्शन ऑफ टाइम एंड एनवायरमेंट का है, तो ये टाइम है कि मैं शायद ये कर रहा हूँ। आप लोग के लिए भी यही है कि एक राइट टाइम पे यदि आप हो, तो आपको उस टाइम का
आज आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। आज सोचो, यदि मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी है ना जो मुझे इनेबल कर रहा है कि मैं इंडिया के किसी भी पार्ट में रहूं तो मैं अपना काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जस्ट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं झारखंड से कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का जो प्लान मैंने सोचा था, कुछ फ्रेमवर्क की क्या मुझे करना चाहिए। तो ये मैंने सोचा, कुछ दिन पहले मैं अपने गांव में था, बिहार के एक गांव में। तो वहां मैंने सोचा कि अच्छा मुझे वीडियो बनाना है। फिर मैं पटना आया, फिर मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया। फिर मैं झारखंड आ गया और मैं ये झारखंड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मे बी कुछ ऐसे कैंडिडेट जब इसको कुछ अभी देखोगे, हो सकता है मैं यहाँ चला जाऊं तब उस चीज को देखूं। तो ये एक टेक्नोलॉजी ने इनेबल किया ना कि मैं अपने कैमरा, लैपटॉप, अपने पैड, ये सारी चीजों को रखता हूँ और कहीं भी रहूं वो काम कर सकता हूँ। हाँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी ये चाहिए होती है तो वो मिल जाना चाहिए, तो जिस जगह में। तो ये टाइम है, ये टाइम आपके पास आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आज 200 साल आज से पहले पैदा होते तो पता चलता कि अंग्रेजों के जेल में आप पड़े हुए रहते, या कहीं आप धरना प्रदर्शन किए होते और अंग्रेजों की लाठी की पिटाई से आपकी मृत्यु हो जाती। तो हम ये टाइम, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट मैटर करता है। जैसे बहुत जगह बोला जाता है ना कि आपके फ्रेंड्स कौन से हैं, 5 फ्रेंड्स के आप नेम बताओ तो मैं आपकी पर्सनालिटी बता सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो वो इन्वायरमेंट होता है। आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो वो मायने रखता है। मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ कहाँ बुनियादी सुविधाएं तो बहुत नहीं मिली, लेकिन फ्रीडम बहुत मिला। अब बुनियादी सुविधाओं का मतलब ये है कि सुविधा हर के लिए अलग अलग। मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सुविधा दी, बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया, लेकिन शायद मैं बहुत जब छोटा था तो कुछ चीजें वो नहीं मिली जो शायद मुझे मिलना चाहिए। इस बात का मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट का ये। तो बचपन में शायद कुछ चीजें मैं और अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाता, लेकिन उस समय वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन विद टाइम पासेस हमारे पेरेंट्स ने मुझे फ्रीडम दिया कि तुम जो करना चाहते हो वो अपने टर्म्स पे करो। और इसी का फायदा है कि कभी कभी, जैसे मेरे फैमिली में कुछ लोग बोलते हैं कि तुम इतने जो बेवकूफ़ी कर रहे हो। जैसे आप लोग के साथ मैं बहुत बार ये चीज़ को शेयर कर चुका हूँ कि मैं पहले इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन इक्विवेलेंट टू एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। वहां से करने के बाद मैं फिर सीआरपीएफ में चला गया। आईडी में उसके पहले मैं सेलेक्ट हुआ, लेकिन मैं उसको ज्वाइन नहीं किया। मैं असिस्टेंट कमांडेंट में चला गया। असिस्टेंट कमांडेंट में जाने से पहले ही मैंने फिर से जो है वो बीए में एडमिशन ले लिया था। मुझे फिलोसफी पढ़नी थी। तो देखो, जो इंजीनियरिंग है और जो पीजी था वो मैंने फुल टाइम कोर्स किया। मैं क्लासेस करने में इंटरेस्टेड था, मुझे मजा आता था क्लास अटेंड करने में। खास करके जब मैं पीजी कर रहा था एसआरसीसी से, तो वहाँ के जो टीचर आईडी क्वालिफाइड थे, दिल्ली में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। वहाँ सेमिनार अटेंड करना और बहुत सारी चीजें। तो वो सारे चीजों को मैंने ये किया। तो वो एक तरह से इन्वायरमेंट मुझे उस समय अच्छा मिला। उसके बाद फिर मैं सीआरपीएफ में चला गया, वहाँ भी बहुत सारी चीजें सीखा। फिर मैं जो बीए कर रहा था तो बीए तो कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं सीआरपीएफ में चला गया। तो इग्नू में 5 ईयर उस समय शायद इनिशियली जब था तो 6 ईयर थे कि 6 ईयर में कभी भी आप कंप्लीट कर सकते हो। बस आप एडमिशन, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर आप एडमिशन टाइम टाइम कराते जाओ। फिर आप असाइनमेंट सबमिट करो और एग्जाम आप दे सकते हो। विद इन मिनिमम 3 ईयर्स में कर सकते हो और मैक्सिमम 6 ईयर में। उस समय शायद अभी 3 ईयर्स और 5 ईयर कुछ हो गया है। तो मैंने एडमिशन कराया हुआ था। फिर मैं जब सीआरपीएफ से बाहर आया तो मैं फिर करके उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। फिर मैं फिर से और डबल पोस्ट ग्रेजुएशन, तो फिर मैं ये एमए इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया। फिर मैं उसमें जेआरएफ क्वालिफाई किया। लेकिन तब मैं जब जेआरएफ क्वालिफाई किया तो मेरे पास मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं फर्स्ट ईयर में था और जेआरएफ क्वालिफाई कर गया। यदि मैं शायद, यही मैं कहता हूँ ना, एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम इन एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट मैटर करता है। तो यदि टाइम वो होता कि जब मेरे पास मास्टर्स उस समय क्लियर हो गया हुआ होता, जिस समय जब मैं जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो शायद मैं पीएचडी के लिए चला गया होता। लेकिन जब फिर इवन जेआरएफ 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, तो उससे पहले मैं मास्टर्स कंप्लीट कर चुका था। लेकिन फिर उसके बाद लगा नहीं, रहने दो, अभी पीएचडी नहीं करना है, जीवन के किसी मोड़ पर और करूंगा। फिर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। फिर अभी मैं सोशियोलॉजी फिलोसफी मास्टर्स चल रहा है हमारा। अभी फिलहाल ये अलाउ हो गया है कि आप वन टाइम में
दो मास्टर्स कर सकते हो, लेकिन ड्यूरेशन आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम डिफरेंट टाइम में दे सको। तो मैंने वन को जो था वो जुलाई सेशन में लिया और एक को जनवरी सेशन में, तो आप उसको ये कर सकते हो। तो जो इन्वायरमेंट है, मुझे शायद वो इन्वायरमेंट मिला। मेरे दोस्त फ्रेंड्स बहुत सारे अच्छे मिले, क्वाइट सपोर्टिव। कि शुरू के पार्ट में मैंने बताया कि मैं कपल ऑफ इयर्स किसी स्टूडेंट से पैसे नहीं चार्ज करता था। इसका कारण क्या था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करते थे, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी मुझे जरूरत होती है तो आज भी करते हैं। कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना होता है तो समटाइम ऐसा होता है कि मेरे पास फ्लाइट के पैसे नहीं होते हैं, ऐसा भी हो जाता है। मैं उसमें रिग्रेट और ये फील नहीं करता हूँ। तो कभी कभी मैं बोलता हूँ ऐसा है, मुझे आना है, मेरी फ्लाइट की टिकट कटवा दो, तो वो कटवा देते हैं। कभी मैं बोलता हूँ ठीक है, मेरे मोबाइल थोड़ा खराब हो गया, एक नया मोबाइल खरीदो, ये भी। हाँ, मैं ऐसा नहीं है बोझ बर्डन नहीं बना हुआ होता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है सिचुएशंस, तो मैं ये बोल देता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छे मिले, मेरे फैमिली में मुझे हर वो चीज़ सुविधा मिली। तो ये इन्वायरमेंट मायने रखता है। आपको खुद ये देखना है कि हम जो कर रहे हैं, जो हो रहे हैं, तो बहुत सारा हमारा टाइम डिसाइड करता है और बहुत सारा हमारा इन्वायरमेंट। लेकिन इन दोनों के बीच में, टाइम एंड इन्वायरमेंट के बीच में, आपका अपना मेहनत मायने रखता है, आपकी अपनी पर्सनालिटी मायने रखती है। वो प्रभावित करते हैं, लेकिन 100% नहीं। बेस्ट एग्जाम्पल टाइम एंड इन्वायरमेंट का लो, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर एक ऐसे पर्सन जिन्हें अपने जीवन काल में जितना रिकॉग्निशन नहीं मिला, विद टाइम पासेस उनके डेथ के बाद उन्हें उतना रिकॉग्निशन मिलता जा रहा है। तो जो उन्होंने किया, शायद 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 मैं कह रहा हूं कि यदि वो अम्बेडकर दलित ना होते, दलित फैमिली से बिलोंग ना करते, तो दलितों के उत्थान के लिए, जो दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्हें इतना कुछ किया, शायद वो ना कर पाते। तो यही है, एक तो वो उस टाइम में हुए जहां उन्हें अपॉर्चुनिटी मिला, और एक वो इन्वायरमेंट में हुआ कि उन्होंने अपनी लाइफ से, अपनी पर्सनल लाइफ से जो फील किया, अपने पर्सनल लाइफ में जो सेक्रीफाइसेस उन्हें करने पड़े, अपने पर्सनल लाइफ में जो कुछ उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और उसका यह परिणाम था कि उन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। महात्मा गांधी ने जो कुछ किया देश के लिए, तो वो टाइम एंड इन्वायरमेंट था। जस्ट इमेजिन करो कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, इंडिया में उन्होंने जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से पहले दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बहुत कुछ किया। यदि ऐसा होता कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में इतना सप्रेस किया जाता कि उन्हें, उनकी जान चली जाती, कुछ ऐसी होती, तो क्या वो कर पाते? नहीं। या अंग्रेज इतने क्रूर होते, मतलब क्रूर तो थे उस टाइम के लिए, तो शायद और कुछ ऐसा करते कि गांधी जी को हमेशा काला पानी की सजा, हमेशा के लिए काला पानी की सजा दे देते। तो गांधी जी वो नहीं कर पाते जो नहीं किया। तो टाइम और इन्वायरमेंट जो है वो मायने रखता है, और आपका जो अपना टाइम इन इन्वायरमेंट है उसके अनुसार आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, आपका डिटर्मिनेशन, ऐसा नहीं है गांधी जी के समान टाइम एंड इन्वायरमेंट और लोगों को नहीं मिला, मिला। लेकिन ये गांधी जी का अपना डेडिकेशन, समर्पण था, वो मायने रखा। हमेशा ध्यान रखो कि जो भी आपके गोल हो, आपने जो भी लक्ष्य रखा हो लाइफ में, तो वो आपका जो गोल होना चाहिए वो ऊंचा होना चाहिए। वो जो गोल है, वो आप ये ध्यान रखो कि हमारे गोल जो हैं वो बहुत हाई लेवल के होने चाहिए। अब बहुत हाई लेवल का ये मतलब नहीं है कि आप ये बोलो कि मैं आईएएस ही बनूंगा हर हाल में, आईएएस के अलावा मैं कुछ दूसरा लूंगा नहीं। सोचो, मतलब 180 आईएएस के पोस्ट, वो भी डिफरेंट कैटेगरी में बटा हुआ, जनरल कैंडिडेट के हैं तो उनके लिए लिमिटेड सीट्स, फिर ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, और बहुत सारे हैं, तो ईडब्ल्यूएस हैं। तो सबको तो आईएएस ही नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी आप जो कंडीशन में हो उससे गोल हमेशा हायर रखो। मैंने ये आप लोग में से कुछ, बहुत लोगों को पता होगा कि मैं 3 सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ में क्वालिफाई हूँ। तो जेआरएफ तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ, और नेट जो है इकोनॉमिक्स में। ऑब्वियसली जब जेआरएफ क्वालिफाई हूँ तो बाई डिफॉल्ट नेट भी, लेकिन वन मोर टाइम नेट क्वालिफाई हूँ इकोनॉमिक्स में। फिर सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सब्जेक्ट में हमारा नेट है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो बोलते हैं कि कितनी इतनी आसानी से कैसे क्वालिफाई कर पाते हो जब डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें स्टूडेंट से या आपको स्टूडेंट से टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं बोलता हूँ देखो, एक चीज है ना कि मैं अपना गोल को हाई रखता हूँ। मैं, अब मुझे ये लगता है कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये मैं मान करके चलता हूँ। फिर मेरे पास इतने एक्सपोजर हैं, एक्सपीरियंसेस हैं,
बहुत सारे मैं ऑलरेडी हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि आप लोगों से मिला वो एक्सपीरियंसेस, तो उसके आधार पे मैं समझता हूँ कि नहीं, ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है, नेट क्वालिफाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। या डिफरेंट एग्जाम्स में मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ टाइम में 10+ सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे चुका हूँ, यूपीएससी के एग्जाम को मिला करके, और अपने स्टेट पीसीएस, इस 2 स्टेट का पीसीएस, यूपी और बिहार मिला करके, और यूपीएससी के एग्जाम्स को मिला करके 10+ मेंस दे चुका हूँ। तो ये एक्सपीरियंसेस है, मल्टीपल टाइम इंटरव्यू राउंड में पहुंच चुका हूँ, और वो भी डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो कभी कभी मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम मेंस देने जाते हो या गेम खेलने जाते हो। मैंने बोला ठीक है, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, ये मेरा है एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ का गोल जो है उस रास्ते से ये हो करके। तो एम जो है अपना हाई रखो। जब हायर एम रखते हो ना, तो जरूर वहां तक पहुंचोगे, जरूर उस सिचुएशंस तक पहुंचोगे। कभी कभी क्या होता है ना, कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आए तो असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए, लेकिन बन क्या गए, कुछ लोग एसआई बन गए और कुछ लोग कांस्टेबल भी बन गए। मुझे कभी कभी कुछ अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनमें क्षमता थी, तो उनके लिए मुझे दुख होता है कि मतलब कहाँ वो पहुंच गए। वो भी उस बात को रियलाइज करते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनको, लेकिन मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि शायद वो कांस्टेबल का ही टारगेट रखते, मे भी कांस्टेबल भी वो नहीं बन पाते, लेकिन उन्होंने लक्ष्य रखा, ऊपर रखा, और वो वहां तक पहुंचे। तो अभी तक अपना लक्ष्य जो है वो हमेशा रखो। इस जो जर्नी में हमने ये सीखा कि हमें बुक्स पढ़ने का बहुत टाइम से पैटर्न है, और मैं बुक्स को पढ़ना पसंद करता हूँ, और बहुत सारे बुक्स पढ़े, हजारों बुक्स अपनी इस जर्नी में पढ़े। एक वो चीज है ना कि जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो उन्हें कुछ को है कपड़े खरीदने का शौक है, तो मैं कभी कभी ये है कि मुझे जरूरत होती है तभी मैं खरीदता हूँ कपड़े या कुछ एक्स्ट्रा चीजें। लेकिन बुक्स, अभी इधर कपल ऑफ ईयर से मैं बुक्स खरीदने में मीन्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस वजह से कि एक तो मैं बताया आपको कि कुछ कपल ऑफ ईयर से कंटिन्यूअस जर्नी में मैं रहता हूँ, तो हर जगह मैं बुक्स को कैरी ज्यादा नहीं करके रख सकता हूँ। तो मैं बुक्स को फिजिकल फॉर्म में, हार्ड कॉपी में मैं वो ज्यादा अब नहीं लेता हूँ। एक टाइम था कि जब मैं स्टैटिक एक प्लेस पे रहता था, जैसे आप प्रिपरेशन की जर्नी में, या फिर जब आप जॉब में हो, या जब ये क्लासरूम जब चलता था, फिजिकल क्लासरूम में होता था, तब तो वहाँ आपको स्टेबल मैक्सिमम टाइम रहना पड़ता था। तो उस टाइम में फिजिकल हार्ड बुक जो है वो ज्यादा खरीदता था। अब आज की डेट में मैं सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ। इस जर्नी में 1000 2000 आउटसाइड सिलेबस पढ़ने का मौका मिला बुक्स को। तो ये फ्रीडम, एक तरह से ये जो मैं जर्नी जी रहा हूँ इसमें से फ्रीडम मिला। अभी बहुत सारे पर्सन्स को, जितने भी सक्सेसफुल हैं, तो देखोगे कि ये लोग रेगुलर बुक्स पढ़ते रहते हैं। इन नंबर ऑफ बुक्स जब पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। हाँ, लेकिन जब आप एक स्टूडेंट हो, आप एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, और एक ही बुक को आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स पढ़ना पड़ता है। तो लिमिटेड बुक्स को अभी सिलेबस वाले ही पढ़ो, सही है। लेकिन यदि कभी मौका मिलता है तो आउटसाइड भी पढ़ सकते हो, जिसमें से आपका अभी वही बुक्स पढ़ो जो आपके काम का हो। कुछ बुक्स डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो हमको हमारी राइटिंग्स को इनरिच कर रहा हो, या हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इनरिच कर रहा हो, उसको इन्हांस कर रहा हो, या फिर वो इंटरव्यू वगैरह में काम आए, तो उन बुक्स को पढ़ो। तो इस जर्नी में बहुत सारी फिलॉसफी, ये सारी चीजों को पढ़ने का ये मौका मिला मुझे, और अभी भी कंटिन्यूअस। लेकिन आज मैंने बताया कि मैं सॉफ्ट कॉपी में मैक्सिमम ये पढ़ता हूँ। हाँ, मतलब जहां भी होता हूँ कुछ ना कुछ बुक्स रखता हूँ, वैसे ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो, कुछ कुछ लेकर के चलता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो है हार्ड बाउंड को, अब ये मीन्स जो फिजिकल कॉपी है उसको घर में रखता हूँ, या कभी ऐसा जगह पे कि हाँ ठीक है, मैं वहां यदि रेगुलर रूप से जा रहा हूँ, अदरवाइज अपने लैपटॉप में या फिर मोबाइल में भी कुछ चीज़ों को मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये चलते रहती है। फिर जैसे जो बहुत सारे कोर्सेस वगैरह के चीज़ों को मैंने बताया, एक साथ मैं बहुत सारे और चीज़ों को करता रहता हूँ। जैसे पर्सनल रूप से डिफरेंट एग्जाम्स के स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। इनफैक्ट इवन जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं, तो बहुत बार उनसे भी बात करता हूँ, उनसे भी लर्न करता हूँ, उनके लाइफ स्किल्स को, लाइफ स्टाइल को देखता हूँ। जैसे कोई मान के चलो एज असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, अब मान के चलो वो बीएसएफ में है, तो उनकी पोस्टिंग सपोज बांग्लादेश बॉर्डर पे है, पाकिस्तान बॉर्डर पे है,
तो उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूँ। कभी कुछ और ऐसे कुछ ऐसे जगह होते हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके इंफॉर्मेशन को ये को पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजें जो होता है कि हाँ, जो क्लासिफाइड है, मैं ऑलरेडी सबको मैं बोलता हूँ कि उसको मत शेयर करो, मेरे साथ भी ना करो। लेकिन कुछ जो चीजें शेयर करने लायक है उसको करो। मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव टाइप के पिक्स जो है सेंड करते हैं, तो मैं उनको मना करता हूँ कि मत ये करो। लेकिन मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ उनके एक्सपीरियंसेस को ये गेन करते रहता हूँ। बहुत सारे पर्सन से, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया, या होमी जहांगीर बाबा, इनसे आप बहुत कुछ सीखते हो। कुछ ऐसे जैसे पर्सन हैं, एक उसमें से पर्सन है जैसे लुडविग विटगेन्स्टाइन। तो लुडविग विटगेन्स्टाइन से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक टाइम था कि उनके जो फैमिली थे, उनके फैमिली एक बहुत रिच पर्सन ये हुआ करता था। इनफैक्ट एक टाइम उनके जो फादर थे वो यूरोप के तीसरे सबसे रिच पर्सन थे। वो एक ऐसे उस लेवल के फैमिली से हो करके भी उन्होंने टीचर के रूप में बहुत दिन अपना काम किया। तो मैं उनसे काफी प्रभावित हूँ, मैं उनसे। और लुडविग विटगेन्स्टाइन एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपनी ही बात को खारिज करने का साहस रखा। विटगेन्स्टाइन जो फिलोसफी जिन लोगों ने कभी पढ़ा है, खास करके ये सिलेबस में भी है यूपीएससी का, जब मेंस यदि आप किसी ने फिलोसफी लिया हो कभी, जैसे आप में से बहुत सारे लोग हो जो असिस्टेंट कमांडेंट के साथ साथ सिविल सर्विसेज का भी मेंस दे चुके हो, कुछ लोग हैं जैसे पर मल्टीपल ऑफ माई स्टूडेंट्स इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं सिविल सर्विसेज के यूपीएससी के। तो यदि जिन लोगों ने फिलोसफी कभी ऑप्शनल रखा या कभी पढ़ा, तो उसमें से विटगेन्स्टाइन को पढ़ना होता। तो विटगेन्स्टाइन दो चैप्टर एक तरह से है, एक अर्ली विटगेन्स्टाइन और एक जो है लेटर विटगेन्स्टीन, या विटगेन्स्टाइन विटगेन्स्टीन जो भी कह सकते हो। तो अर्ली विटगेन्स्टीन जो है वो कुछ और चीजों को कहते हैं, और लेटर विटगेन्स्टीन जो है वो पहले अपने चीजों को खारिज करते हैं। ठीक है, तो एक मैं एक छोटा सा चीज को उनको पढ़ करके, कि लुडविग विटगेन्स्टाइन, वन ऑफ द celebrated philosophers of 20th century, has so much to say. Still he says that which cannot be said must not be said. जो नहीं कहा जाना चाहिए उसको नहीं, that which cannot be said one must be silent thereof. His philosophy is often divided into early period, exemplified by the Tractatus, and a later period, articulated primarily in the philosophical investigation. The early Wittgenstein was concerned with the logical relationship between proposition and the world, and he believed that by providing an account of the logic underlying this relationship, he has solved all philosophical problems. The later Wittgenstein, however, rejected many of his assumptions of the Tractatus, arguing that the meaning of the word is best understood as their use within a given language game. Thus, we should be ready to say ourselves, yes, I am wrong. जो विटगेन्स्टीन है, उन्होंने अर्ली विटगेन्स्टीन कहते हैं कि एक तरह से फिलोसफिकल सारे प्रॉब्लम्स को मैंने सोल्व कर दिया। लेकिन लेटर विटगेन्स्टीन कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत जगह रॉन्ग था। तो ये मैंने उनसे एक तरह से बहुत सारी चीजों को सीखा, कि एक सोचो कि जिसके फैमिली मेंबर, जिसके फादर यूरोप के अपने टाइम के तीसरे रिचेस्ट पर्सन हैं, उनके पास संपत्ति अकूत है, और वो एक सिंपल टीचर बने हुए हैं, और उन्होंने डिफेंस में सर्व किया। उनके दो फेमस टीचर, शायद आप लोग ये जानते हो, उसमें से एक नोबेल प्राइज विनर है बर्ट्रैंड रसल, और एक जी मूर। तो बर्ट्रैंड रसल को लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। तो कहा जाता है कि बर्ट्रैंड रसल और जी मूर कहते हैं उनके बारे में, लुडविग विटगेन्स्टीन के बारे में, कि शायद perhaps he knows more than us। और कहा जाता है ना कि एक टाइम था कि ये एरोनॉटिकल इंजीनियर भी रह चुके हैं, डिफेंस में वर्क कर चुके हैं। तो विटगेन्स्टीन अपनी थ्योरी कुछ देते हैं, और जी मूर और बर्ट्रैंड रसल को बोलते हैं कि आप देखिए कि क्या मैं इस लायक हूं कि मैं फिलोसफी में रहूं, या मैं अपने पुराने पेशे में चला जाऊं। तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब तुम एक तरह से हम लोगों से बेटर हो। तो वैसे लोग भी सोचो, मतलब वो कर सकते हैं कि अपने को ही आप खारिज कर रहे हो और अपने टर्म्स पे लाइफ जी रहे हो। तो विटगेन्स्टीन एक ऐसे पर्सन हैं जिनके बारे में मैं काफी जिनसे मैं काफी मोटिवेटेड हूँ। मैं कुछ अपने जो क्लोज स्टूडेंट्स, कुछ जैसे सबसे मैं फिलोसफिकल डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं जब डिस्कस करता हूँ तो ये सारी चीजें ये इसमें से एक हैं। एक जिया पॉल सात्र,
जिया पॉल सात्र जो फ्रेंच ये रह चुके हैं, पर्सन है, फिलोसफर हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म के वन ऑफ द पिलर हैं। मैं उनसे भी काफी प्रभावित हूँ, और वो भी नोबेल प्राइज विनर हैं। और मैं उनको इस वजह से भी लाइक करता हूँ कि शायद ये दुनिया के वन ऑफ रेयरेस्ट स्पीसीज में से हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। लेकिन इससे पहले कि आप मना करो, नोबेल प्राइज जब घोषित हो गया है तो हो गया है, आप जाओ लेने या ना जाओ, लेकिन आपको दिया जाता है। तो उनसे भी मैं काफी प्रभावित हूँ। एक अल्वेयर कामू है, कभी जिया पॉल सात्र के फ्रेंड हुआ करते थे, वो भी नोबेल प्राइज विनर हैं। इनफैक्ट जिया पॉल सात्र को 1964 में मिला, लेकिन अल्वेयर कामू को 1957 में। अनफॉर्चुनेटली फिर उसके एक साल बाद ही उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। दोनों कभी बहुत अच्छे क्लोज दोस्त थे, और दोनों में फिर बाद में एक तरह से दुश्मनी हो गई। दुश्मनी का ये मतलब नहीं है कि आप फिजिकल फाइट कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ लिख लिख करके उन्होंने फाइट किया। और दुनिया के दो नोबेल प्राइज विनर के बीच की फाइट जो है, वो लोगों के लिए बहुत कुछ लर्निंग था। बहुत सारी चीजें इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लिखा, तो इन लोगों को पढ़ने का मौका मिला। एक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की हैं, रशियन हैं। उनको एक ऐसा सिचुएशन आया कि जो जार उस समय थे, तो इन्हें जस्ट ये था कि इनको गोली मार दिया जाएगा। जस्ट शायद 2 मिनट और देर होता तो उन्हें मार दिया जाता, लेकिन डेस्टिनी उनकी कुछ थी कि वो बचे। और बहुत सारे चीजों को ये लर्न किया मैंने उन पर्सन से, और निरंतर कर रहा हूँ। एक चीज में हर यही चीज मैं बताता हूँ कि हर पर्सन यूनिक है। कोई पर्सन है जो कि ये कहता है कि मैं नोबेल प्राइज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, मैं नहीं लेना चाहता हूँ। कोई एक पर्सन ऐसे हैं जिनके फादर दुनिया के टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट उस समय हैं, और वो गांव में जाकर के एक स्कूल में टीचिंग कर रहा है। तो हमें उन चीजों से ये सीखनी चाहिए। हमें हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ लाइफ को आप परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। माई ऑन एक्सपीरियंसेस आई एम सेइंग कि देखो, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मैंने आज जो मैं हूँ या जो कुछ कर रहा हूँ, ये सारी बहुत पहले से डिसाइडेड नहीं थी। मैं जब मैंने बताया आपको कि पहले द मार्शियन आईएएस में मैं था, फिर मीन्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फिर उसको मैंने जो भी है वो बंद हो गया। फिर केन स्टडीज को 2018 से। तो आज जो कुछ मैं कर रहा हूँ, शायद ये कंप्लीट मेरी लाइफ में नहीं टारगेट था। उस समय मुझे लगा था कि मुझे आईएएस बनना चाहिए, और आईएएस बनने के बाद मैं अपने लाइफ के कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करूंगा। तब मैं वो सोचता था, तब मेरा वो सोच था। अनफॉर्चुनेटली मैं सेलेक्ट ना हो पाया। मैंने ट्राई किया, मैं मेंस लिखा, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया, या और कुछ चीजों को मैं ये करना चाहा। तो हम लाइफ को कंप्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि 5 इयर्स बाद, 10 इयर्स बाद। आज भी बिलीव मी, मेरे पास 5 इयर्स, नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान एग्जैक्ट नहीं है। सीरियसली, मैं इस वजह से नहीं है। हाँ, एक बात मैंने आपको पहले भी बोला, कुछ देर पहले भी, और अभी भी बोल रहा हूँ कि टीचिंग से मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा। जब तक मेरा शरीर काम कर रहा है, जब तक मेरा मुंह चल रहा है, मैं कुछ बोल सकता हूँ, तब तक मैं एज ए टीचर हूँ। जब तक हमारी आवाज निकल रही है, तब तक मैं एक टीचर रहूंगा। हाँ, हो सकता है कल के डेट में मैं फुल 100% टाइम अपने टीचिंग में ना दे पाऊँ। देखो, बहुत बार क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक कि आप टीचिंग लाइन में तो रहते हो, लेकिन टीचिंग हमेशा नहीं करते हो। जैसे अभी बेस्ट है कि आप लोगों में से जो अभी करेंट में बाइजू का केस आप लोग देख रहे होंगे। बाइजू एक समय, तो कंपनी है बाइजू, तो वो एक समय 22 बिलियन उसका मार्केट वैल्यूएशन था। 22 बिलियन, समझ रहे हो? और उसमें से वन ऑफ द हाईएस्ट चंक जो था, वो इनके फाउंडर जो बाइजू रविंद्रन है। मैं इसके बारे में इस वजह से भी बता रहा हूँ कि कभी मैं उनके क्लास अटेंड कर चुका हूँ। मैं फ्री क्लास ही उनके अटेंड करता था, मैं पैसे उनको कभी नहीं पे किया हूँ बाइजू को। लेकिन वो सैटरडे संडे जो है दिल्ली में आते थे। ऑब्वियसली ओरिजिनली ही बिलोंग टू साउथ इंडिया, तो वो दिल्ली आते थे। तो दिल्ली में आप ये राजेंद्र नगर के पास जो है एक स्कूल था, संत माइकल। वहाँ वो एक ऑडिटोरियम था, तो उसमें 1000 कैंडिडेट के बैठने का जगह होता था। तो फ्री क्लासेस फ्री अलाउ करते थे, तो मैं बीच बीच में जाता था।
इस वजह से नहीं कि मुझे मैथ सीखना था, मैं मैथ जानता था, क्योंकि मुझे सी सेट में कभी प्रॉब्लम नहीं। और वो एक तरह से सिविल सर्विसेज में जो पहले उन्होंने कैट का प्रिपरेशन, वो 2 टाइम्स आप जानते हो कि 100% है कैट में, लेकिन कभी उन्होंने आईएम में एडमिशन नहीं लिया। तो सी सेट जब आया तो वो पढ़ाते थे सी सेट वाले के लिए, तो मेरा सी सेट इतना अच्छा था कि मुझे क्लासेस की जरूरत नहीं थी। बट स्टिल फ्री में मैं कभी कभी जाता था, बस इस वजह से कि पर्सन जो 2 टाइम्स 100% कैट में रह चुका हो और कभी आईएम में एडमिशन ना लिया, क्योंकि मैंने भी कैट दिया, अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया फाइनल राउंड में। मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो मेरे कैट में थोड़े परसेंटाइल कम थे, और दूसरा ये था कि तब तक जब मैं आया तब तक उसमें से बहुत सारे क्राइटेरिया ये हो गए थे, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स मायने रखते थे, और मेरे मार्क्स कम थे। तो मैं तो जानता था कि मुझे आईएम में एडमिशन होना मेरे लिए ऑलमोस्ट बहुत चैलेंजिंग काम है, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन मुझे एक ये था कि चलो उस पर्सन से थोड़ा पढ़ूं जो 2 टाइम्स 100% उस एग्जाम में रह चुके हैं, और उसके बाद आईएम में एडमिशन ना ले रहा हो। तो बहुत सारी चीजों को उनसे भी लर्न किया। तो आज देखो जो वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो टीचिंग उनका बहुत अच्छा है। आप उनके वीडियोस देखो जिसमें वो टीचर के तौर पे बात कर रहे हो। रियली मैं आज जो कुछ कह रहा हूँ, मैं एज ए टीचर के तौर पे मैं समझता हूँ कि यदि वो 10 पैरामीटर्स में से 10 पे हैं, 10 आउट ऑफ 10 यदि वो डिजर्व करते हैं, तो मैं उनके कंपेरिजन में 5 भी डिजर्व नहीं करता हूँ। आई एक्सेप्ट इट हम्बली, ठीक है। स्टिल इन स्पाइट ऑफ दैट आज के डेट में वो टीचिंग तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं। तो ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि हो सकता है भविष्य में मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो कि मुझे बहुत कम टाइम टीचिंग का मिले। स्टिल मैं किसी भी कंडीशन में रहूं, कभी न कुछ टीचिंग का काम करता रहूंगा। किसी टाइम ऐसा हो कि शायद मैं भी अपनी एक वेल स्टेब्लिश्ड कोचिंग सिस्टम स्टेब्लिश करूं, तो शायद जहां मुझे मैक्सिमम टाइम मैनेजमेंट में लगाना पड़े, तब भी मैं टीचिंग को ये करता रहूंगा। या मैं कुछ और रास्ते से जाऊं जीवन में, तब भी मैं टीचिंग को ये करता रहूंगा। तो ये है जो मौका मिल रहा है मुझे। बहुत सारे आप लोग ने जो भरोसा जताया, तो टीचर को, कोई टीचर कब बन सकता है? स्टूडेंट्स टीचर को बनाते हैं, टीचर खुद से कोई नहीं बनता है, ये बात मानो। आप सरकारी स्कूल में टीचर बन सकते हो कि यस हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, स्टूडेंट माने या ना माने हमारा सरकार है। अब जस्ट इमेजिन करो कोई प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गया, तो बच्चे को इतनी समझ भी नहीं है, एक फिफ्थ 1 से 5th तक पढ़ा रहे हो या 6 से 8 तक। जैसे अभी मैंने बताया कि बीपीएससी में बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट हुए। अब मान के चलो कुछ ऐसे हुए जो 6 से 8 तक वाले में हैं, कुछ हैं 8 9 to 10th हैं, और कुछ लोग हैं 11 12th को पढ़ा रहे हैं। तो अब मान के चलो 6 से 8 तक के पढ़ा रहे हो, तो उन बच्चों को उतना समझ नहीं होती है, तो वो तो आपको टीचर बनाने में कोई ज्यादा योगदान नहीं दे रहे हैं कि आप वो आपके साथ कुछ नहीं सकते हैं, कि आपको वो चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जिस कंडीशन में हैं, आज मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मुझे इस बात का फख्र है कि आज मैं उन बहुत सारे कैंडिडेट्स को गाइड कर चुका हूँ। बहुत उसमें से सेलेक्ट हुए, बहुत ना भी सेलेक्ट हुए, जो कभी अपने यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशंस के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। जैसे कभी मैंने बताया होगा उनके बारे में, ये शशांक शशांक जो 2021 वाले असिस्टेंट कमांडेंट में 63 रैंक लाए। 21 63 या समथिंग जो भी है, एक सेकेंड, जो भी रैंक होगा, हाँ 63 शायद है, ठीक है 63। तो वो, और फिर बीपीएससी में भी उनका 93rd रैंक लाया। तो वो एनआईटी पटना के एमएससी इंटीग्रेटेड में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे कोई आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं, कुछ आईआईटी खड़गपुर से, बहुत सारे एनआईटी के स्टूडेंट्स हैं। तो आज मैं लकी हूँ कि मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। लेकिन एक बात मानो कि ये लोग हमें टीचर बनाए, यदि मान के चलो कि मैंने जो अभी बताया कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं या 6 से 8 तक के हैं, 8 9 10th के हैं, वो तो आपको एज ए टीचर बना नहीं रहे हैं। उनको पसंद हो ना पसंद हो, आप जाते हैं पढ़ाते हैं, 2 साल वो बच्चे रहे, फिर चले जाते हैं वो हायर क्लास में, शायद आप उनको पढ़ाने नहीं लगते हो। लेकिन यहाँ क्या है, स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं तभी मैं टीचर हूँ। यदि कोई आईआईटीएन है, कोई आईआईटी पास आउट है, कोई एनआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, या कोई अपना 10+ लाख का पैकेज का जॉब छोड़ करके आया है, और वो हमसे गाइडेंस ले रहे हैं, तो वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी मैं टीचर हूँ। यदि वो रिजेक्ट कर देंगे, मैं टीचर नहीं हो सकता हूँ। अब एक्सेप्शन, तो एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, ये 100% नहीं हो सकता है।
कोई भी मुझे 100% रिजेक्ट नहीं कर रहा है और कोई भी कर सकता है, और 100% एक्सेप्ट भी नहीं। ऐसा नहीं है कि जितने भी बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, वो हर तरीके से मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं। जहाँ थोड़ा सा चैलेंजेस है, जहाँ कुछ इश्यूज हैं, जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वहां आप बताओ और बताते हैं। जहां आप मेरे से डिसएग्री हो रहे हो, वहां आप मुझे बताते हो और बताना चाहिए। मैं ही सही नहीं हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो लर्न कर रहा हूं। तो मुझे लगता है ऐसा कि मेरा ओपिनियन है, हमेशा जहां भी ये हो, सियादबाद की जो कहते हैं ना कि 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 एलिफेंट। तो जो जैनिज्म का है कि परहैप्स, तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि इन माई ओपिनियन, ए लॉट ऑफ जगह पे देखते हो मैं बोलता हूँ इन माई ओपिनियन, कि मेरे ओपिनियन में मैंने जो एक्सपीरियंसेस किया, जो ज्ञान प्राप्त करने के डिफरेंट ये हैं कि परसेप्शन, इन्फेरेंस, ये सब जो है वर्बल टेस्टिमोनी और ये सब, तो उसमें क्या है कि मेरे ओपिनियन में जो मैंने लाइफ में सीखा उसके अनुसार ये चीजें हो सकती है। तो हमेशा ये भी एज ए टीचर के तौर पे ये सारी चीज को लर्न करना सीखा। बहुत बार कुछ स्टूडेंट कभी कभी हार्श वे में भी बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी हार्श वे में कभी कभी बिहेव करता हूँ, आई एक्सेप्ट। सम टाइम क्या होता है ना कि कुछ स्टूडेंट, शायद वो माई स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कभी कि कुछ वो बोला तो मैं उसे निगेटिव वे में ले लिया। कुछ टाइम ये होता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो निगेटिव वे में ले लेते हैं। फिर कभी होता है मुझे जहाँ सॉरी बोलना होता है मैं सॉरी बोलता हूँ। कभी कभी कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे कि उन्हें लगता है कि वो गलत है तो वो सॉरी बोलते हैं। कभी ऐसा होता है कि न मैं सॉरी बोलता हूँ ना स्टूडेंट सॉरी बोलते हैं, तो ठीक है, ये चलता रहता है। जहां भी आप पब्लिक डोमेन में हो, देखो कहते हैं ना कि यदि आपने जब भी वो लुडविग विट्गेनस्टाइन का बोला बोला कि जहां आपके शब्द नहीं बोला जाना चाहिए तो हाँ, या तो मौन रहो, तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा। लेकिन जैसे ही आपने कुछ बोला तो कुछ तो प्रश्न उठेंगे, कुछ अच्छे उठेंगे और कुछ बुरे उठेंगे, कुछ एक्सेप्ट करेंगे और कुछ उसका विरोध करेंगे। तो उस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। और विद टाइम पासेस मैं उस चीज के लिए हूँ। कभी कभी मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को इतने लंबे समय से गाइड करता हूँ, कभी कभी मुझे एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे लगता है कि मैंने तेरे लिए बहुत टाइम लगाया, मैंने आपके लिए बहुत एनर्जी लगाई, और उस एनर्जी टाइम लगाने पे मुझे भी एक्सपेक्टेशन हो जाता है। कभी कभी उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे भी दुख होता है। कभी कभी मैं बोलता हूँ क्या कर रहे हो यार, प्लीज थोड़ा सा वर्क करो। बट ठीक है, दैट दैट इज द डिफरेंट थिंग। ओके। तो लेकिन लर्निंग जो है वो हमेशा मिलते रहती है, वो सारी चीजें ये मिलते रहती है, ठीक है। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे होते हैं या जो भी जिनसे को मैं जानता हूँ, तो वो कभी कभी ना 2 नंबर 4 नंबर से मिस हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स के बारे में मैं कभी कभी नेम लेता हूँ आपको कभी। जैसे आप गोवर्धन जाट को एक उनका देखोगे, ये शॉर्ट उनका पड़ा हुआ है, तो उसमें उन्होंने बताया ना आपको 2019 बैच से ही हमसे जुड़े हुए थे। 2019 में मैंने बताया सबको मैं फ्री में गाइडेंस ये दे रहा था, तो वो जुड़े हुए थे उस समय। 2019 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2020 में भी वो जुड़े रहे, 2019 में इंटरव्यू दिए नहीं हुआ, 2020 में भी इंटरव्यू दिया नहीं हुआ, 21 में फाइनली फिर उनका 50th रैंक आया और सीआईएसएफ में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ललित का देखो, 2019 में उसकी इतने अच्छे मार्क्स थे कि वो सेलेक्ट हो गया हुआ होता फाइनली उसी ईयर में, लेकिन फिजिकल में बाहर हो गया। 2020 में जस्ट 2 मार्क्स से फाइनली मिस किया, सिलेक्शन नहीं हुआ। 21 में देखो 9th रैंक लाया। शुभम शर्मा देखो अंडर 100 आया लेकिन स्ट्रगल कर रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो स्ट्रगल, और कुछ के लिए जब लास्ट अटेम्प्ट भी हो जाता है और सेलेक्ट नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे उस बात का दुख होता है कि इस कैंडिडेट ने बहुत ज्यादा एनर्जी लगाया, बहुत ज्यादा मेहनत किया, मैं जानता हूँ पर्सनल रूप से। तो कुछ को मैं बता ना कि मैं पर्सनल रूप से जानता हूँ, उनको जुड़ा हुआ हूँ, उनको बार बार मैं थोड़ा सा पुश करता रहता हूँ। कुछ को मैं नहीं जानता हूँ, जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो उनको मैं ज्यादा पुश नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनको मैं ज्यादा से ज्यादा पुश करता हूँ, तो उनके कुछ मिस हो जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो डियर, वो आप किसी स्टैंडर्ड एग्जाम में आप यदि इंटरव्यू राउंड तक जा रहे हो, यूपीएससी बिल्डिंग में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, यू हैव सो मच इनसाइड यू। आपके अंदर बहुत कुछ है, आपके अंदर बहुत स्टेमिना है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करो। एक में अटेम्प्ट खत्म हो गया, दूसरे एग्जाम्स में दो।
बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे देखो जब हम असिस्टेंट कमांडेंट लेते हैं तो इसमें 20 से 25 ईयर्स तक है। एन नंबर ऑफ कैंडिडेट सीडीएस का एग्जाम देते हैं। सीडीएस में सपोज 23 ईयर्स का आईएमए में जाने के लिए, 23 के बाद आप एलिजिबल नहीं हो तो आप असिस्टेंट कमांडेंट पे दे रहे हो। फिर असिस्टेंट कमांडेंट में एज खत्म हो जाता है, आप सिविल सर्विसेज का यूपीएससी का दोगे, उसमें भी एज खत्म हो गया, आप स्टेट पीसीएस का दे सकते हो। स्टेट पीसीएस में जैसे बिहार में देखो जनरल कैंडिडेट का 37 ईयर्स है, और यूपी पीसीएस में जनरल कैंडिडेट का 40 ईयर्स। तो यूपी पीसीएस में जो यूपी से है ओबीसी उनको 43 ईयर्स, जो एससी एसटी है 45 ईयर्स। सोचो 20 साल से 45 साल तक किसी को एज में मिल रहा है चांसेस, तो जो एक स्टैंडर्ड में आप कभी ना कभी हो, तो आप मेहनत करोगे, पुश करोगे तो जरूर सिलेक्शन होगे, सेलेक्ट होगे, इस बात का ये ध्यान रखो। ओके, तो ये चीज का अपना रखो फोकस, और कंटिन्यू वर्क करते रहो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो। लाइफ एक जर्नी है, इसमें आप रेगुलर रूप से सीखते रहते हो। और हमेशा ध्यान रखो कि आप उस कंपटीशन में होते हो जब बेस्ट की आप आशा रखते हो, तो लाखों के भीड़ में कुछ लिमिटेड कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। सिलेक्शन रेट बहुत सारे एग्जाम में 0.1% है, यानी 1,000 में एक सिलेक्शन हो रहा है। आई रिमेम्बर वन एग्जाम बिहार, जिसमें मैं इंटरव्यू दिया हूं, तो मैं इस वजह से कुछ एग्जाम्स का मैं प्रैक्टिकल बताता हूं, और मैं बहुत बार एग्जाम में अपियर होता हूं इस वजह से कि मुझे वो एक्सपीरियंस है। मैं एक सीडीपीओ का एग्जाम का बीपीएससी का बताता हूँ। 1,80,000 कैंडिडेट करीब फॉर्म भरे, 1,81,000, सीट 55 था। तो सोच सकते हो 55 सीट्स हैं, और 1,81,000 मीन्स मोर देन 3,001 सीट्स के लिए। उसके बाद एग्जाम्स 98,000 ने दिया, इसका मतलब फिर भी है कि 1,500 प्लस एग्जाम दिए हैं 1 सीट के लिए। प्री में 867 या समथिंग प्री में आया, इसका मतलब लेस देन 1% प्री में रिजल्ट आया, जितने के एग्जाम दिए उसमें भी मैं था 867 में। फिर मेंस का जब रिजल्ट आया तो 151 रिजल्ट आया। फिर इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में 55 का सिलेक्शन होना था, मेरा 50-51 रैंक के आसपास होगा, क्योंकि रैंक हमको स्पेसिफिक नहीं दिया गया क्योंकि मैं सिलेक्शन के बाहर था। बट फिर भी 55 सीट्स था, और मेरा ऑर्डर के अनुसार 50 के आसपास होना चाहिए। लेकिन मुझे कितने चाहिए थे? 20th रैंक तक चाहिए था। मुझे सीट तभी मिलता, सिलेक्शन होता जब 50th रैंक तक होता, तो 50th रैंक नहीं है, सॉरी 20th रैंक तक चाहिए था, 20th रैंक वो नहीं। तो समझ सकते हो कि किसी एग्जाम में 55 सीट्स है, और उसी में आपको 55 है, तो 55 को मत मानो, आपको टॉप 20 में आना है। 1,81,000 फॉर्म भर रहे हैं, 98,000 एग्जाम दे रहे हैं, उसमें डिफिकल्ट होती है, तो वहाँ कभी कभी एक नंबर आपके लिए मायने रखता है। तो आप इस कंपटीशन में हो तो आपको उस ढंग से पुश करना पड़ेगा। और जहां आप और से कंपटीशन इंटेंस में आप इंटरव्यू में दे रहे हो, आपके पास एनर्जी है, आप डिजर्व करते हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, मैं इसको बहुत दिनों से सोच रहा था कि चलो ठीक है उस टाइम पे मैं बनाऊंगा। मैं छोटे छोटे मोटिवेशनल और सारी चीजें रेगुलर करता रहता हूँ, और ये चलता रहेगा। आप के पास जो भी कुछ, कभी कभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो जो भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स लाइफ में होते हैं, वो सेंड करते रहो। कुछ जो होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कुछ जो है पर्सनल लेवल से करो। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछने से, मैसेज करने से कभी किसी को चार्जेस नहीं करता हूं। मैं आज भी कुछ को चार्ज कर रहा हूं तो डेडिकेटेड टाइम दे रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं। यदि आप मॉक इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो, मैं उसके लिए। यदि आप टेस्ट दे रहे हो, मैं उसके लिए। यदि मैं आपको डेडिकेटेड क्लास दे रहा हूँ, उसके लिए चार्ज करता हूँ। कम्युनिकेशन के लिए कोई चार्ज नहीं। इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए, कुछ क्वेश्चन क्यूरी रहता है, मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ, और ये मैं जीवन भर करता रहूंगा जब तक मेरे से हो सकता है। मैंने ऑलरेडी बताया ना कि एक टाइम हो सकता है मेरे पास एनर्जी और टाइम ना रहे उतना कि मैं टाइम, लेकिन जब तक हो सकता है मैं देता रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये टीचिंग योग करना ये मेरा जज्बा है, जुनून है। ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस, और आई होप कि इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मेरे बारे में बहुत कुछ जाना होगा, और ये चलता रहेगा। कुछ आपके क्वेश्चंस क्यूरी होंगे तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा, मैं कुछ पर्सनल में या कुछ मैं वीडियो के माध्यम से ये करूंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।